हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए मेजर एक्ट से क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसके एक साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मीन्स कि आज जो हमने लेकर के आया हूँ ये है सीआरपीसी 1973 और इसी के क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ साथ वो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है और साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको रीड आउट करेंगे। साथियों, बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो भी बात किया जाएगा वो दंड प्रक्रिया संहिता मीन्स की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बात किया जाएगा। और हम कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन के कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन को डील करेंगे, तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज मैं लेकर के आया हूँ। धारा 1 से लेकर के धारा 5 के बीच में जो क्वेश्चन फंसते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें मैं आपको ये भी शो करूँगा कि किस किस एग्जामिनेशन में कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। और खास करके मैं ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा कि आपके बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में कब कब कैसे कैसे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों, ये थी स्ट्रेटजी। अब आप क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो आप लोगों को सभी को पता है कि 25/1/1974 मीन्स कि 25 जनवरी 1974 को इसकी क्या हो गई थी, इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त कर ली गई थी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई थी। ये मोटा मोटा जो बात था ये बात मैंने आपको बता दिया। ये आप देख लीजिए, राजस्थान जेएलओ 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई थी। तो दिनांक पूछ रहा है कि किस दिनांक से प्रवृत्त हुई थी। आप क्वेश्चन के नेचर को समझते जाइए कि क्या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये 1 अप्रैल 1974 होगा। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का वेट है कि झारखंड सीजे 2012 में बिहार में जो बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, बिहार सीजे 2009 में पूछा गया था, उत्तरांचल में और झारखंड में। ये हर जगह ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर जगह आपके एग्जामिनेशन में घूम फिर के आपसे मिलता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी। यह उपबंध संहिता की धारा 3 सब क्लॉज 1 में किया गया है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त मानी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम किस चीज़ की बात कर रहा है। तो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ था। तो कब से प्रवृत्त हुआ था, तो ये 3 फरवरी 2013 से इसको प्रवृत्त माना जाता है। और इस टाइप के जो भी अमेंडेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार रेपिटेशन के साथ आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 का जो क्रमांक संख्या 13 है, 3 फरवरी 2013 से इसको क्या माना जाएगा, इसको प्रवृत्त माना जाएगा, जो कि हमारा नया अमेंडमेंट करके इसको डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार कब संशोधित किया गया। तो 2018 में इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है। और लेटेस्ट अमेंडमेंट से देखिए झारखंड सीजे 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये कब किया गया था, तो 11 अगस्त 2018 को लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया। और ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट के रूप में देखा जाता है। सीआरपीसी में भी हुआ था और साथ साथ आईपीसी में भी अमेंडमेंट कराए गए थे। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार वर्ष 2018 में संशोधित किया गया, जिसे 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डील करते हुए चल रहे हैं और आप अपने नॉलेज को यहाँ पे इन्हांस करते हुए भी चल रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन का वेटेज रहा है। आप इसी के अकॉर्डिंग, आप प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि एक शेड्यूल है और इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपके जो भी जमानतीय और गैर जमानतीय होते हैं, जमानती तथा गैर जमानती अपराधों के बारे में वर्गीकरण किया जाता है। साथियों, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट देना चाहूँगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे SOPCBT
ये सॉफ्ट सीपीटी आपका हो गया, ये शेड्यूल फर्स्ट हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल फर्स्ट हो गया। यस का मतलब होता है सेक्शन होता है, ओ का मतलब होता है ऑफेंस होता है, पी का मतलब होता है पनिशमेंट होता है, सी का मतलब होता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, और बेलेबल, बी का मतलब होता है बेलेबल, और टी का मतलब होता है ट्राइबल बाई विच कोर्ट। तो ये आपका एक शॉर्टकट हो गया। और शेड्यूल 1 से आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार अभी देखिएगा अभी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अभी मैं जीता जागता उदाहरण आपको दिखाऊंगा। कहेगा कि शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम नंबर फर्स्ट में कौन सा है, शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम नंबर 5 में क्या आ रहा है, तो कॉलम आप गिन ही सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कॉलम दिए गए हैं। तो पूछेगा शेड्यूल नंबर फर्स्ट के कॉलम नंबर 3 में क्या दिया, तो यहाँ पे क्या दिया गया, पनिशमेंट दिया गया है। शेड्यूल नंबर फर्स्ट के कॉलम नंबर 5 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में दिया गया है। तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट के कॉलम नंबर सेकंड में क्या दिया, तो ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया। तो इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। किसके अपराधों के वर्गीकरण से, जो अभी मैंने आपको शॉर्टकट दिया है सॉफ्ट सीबीटी, जिसमें सेक्शन ऑफेंस पनिशमेंट बेलेबल नॉन बेलेबल ट्राइबल बाई विच कोर्ट था, तो उसी की बात कर रहा है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं को परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संघीय या असंघीय, जमानती या अजमानतीय रूप में किया गया। इस अनुसूची में अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारित किया गया है, यह भी बात हमको देखने के लिए मिलता है। कहां पर देखने के लिए मिलता है, जब हम सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर फर्स्ट को खोलते हैं, तो सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलती है। तो साथियों आप सोचिए, एक क्वेश्चन से आपको इतना नॉलेज हो रहा है, एक क्वेश्चन को आपको देख करके इतना ज़्यादा चीज़ें सीखने के मिल रही हैं कि आप सोचिए कि अगर इस प्रकार के 100-200 आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एक एग्जामिनेशन के लिए एक बल्क में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है, तो कौन कौन आता है, संज्ञेय भी आता है और असंज्ञेय भी आता है, जमानती आता है और गैर जमानती भी आता है, समन मामले भी आते हैं और वारंट मामले भी आते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और ये देखिए हायर जुडिशियल सर्विस 2018 का ये क्वेश्चन रहा है। अब एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो अपराधों का जो वर्गीकरण होता है उसी अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती रूप में किया गया है। इस संहिता की धारा 2 भ में वारंट मामले को परिभाषित की गई है, जिसके अनुसार 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होने वाले अपराध वारंट मामले, 2 वर्ष से अधिक होने वाले अपराध को हम क्या मानते हैं, हम लोग वारंट मामला मानते हैं, तथा अन्य सभी समन मामले हैं। इस प्रकार इस संहिता द्वारा भारतीय दंड संहिता में परिभाषित सभी अपराधों को संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती तथा वारंट मामले में समन मामले को वर्गीकृत किया गया है। जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के आपने आंसर को भी एनालिसिस किया, साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी एनालिसिस किया, और जब आप एनालिसिस करते हैं तो ये आपका लेवल को और भी इन्हांस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सीआरपीसी से संबंधित अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, तो किसके अंतर्गत किया गया है अपराधों का वर्गीकरण, जो अभी मैंने सॉफ्ट सीबीटी आपको बताया, और अनुसूची फर्स्ट मीन्स की प्रथम शेड्यूल की बात करता है, फर्स्ट शेड्यूल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं दोस्तों, कि दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है। किस सूची का विषय है साथियों, तो आप लोगों को सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास 3 प्रकार की सूचियों के बारे में हमको बता करके रखा है। एक होता है स्टेट लिस्ट होता है, एक होता है हमारा सेंट्रल लिस्ट होता है, और एक होता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो हमारा मामला होता है ये साथियों समवर्ती सूची का इसको मामला माना जाता है। किसको समवर्ती सूची का मामला माना जाता है, तो सीआरपीसी को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन को, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है साथियों, तो समवर्ती सूची का विषय। इस पे मैं बार बार फोकस्ड कर रहा हूं क्योंकि ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
समवर्ती सूची का विशिष्ट संख्या 2 के अनुसार दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, इसको समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत इसको समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय व धाराओं में समाहित हुआ है। तो आप सभी को पता है कि कितने चैप्टर्स हैं इसमें और कितने सेक्शन हैं। तो दोस्तों इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है कि 37 अध्याय है, मीन्स की टोटल 37 चैप्टर्स के बारे में है और 484 आपके पास धाराएं हैं। किसके अंतर्गत, तो जब सीआरपीसी को हम डील करते हैं तब। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं समाहित अपने अंदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 धारण करती है, क्या धारण करती हैं, 451 धाराएं धारण करती हैं। किसकी बात करता है साथियों, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 कितनी धाराओं को धारित करता था, तो ये 1973 451 धाराओं को यहाँ पे बता रहा है कि 484 धाराओं को यहाँ पे समाहित करता है। 451 नहीं, अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि 484 धाराएं, यही 484 धाराओं को अपने अंदर क्या करता है, ये समाहित करता है। आप लोगों को ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है साथियों, तो केवल और केवल संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एमपीसीजे 2012 का ये क्वेश्चन भी रहा। अब एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यद्यपि एक केंद्रीय अधिनियम है और यह धारा 1 सब क्लॉज 2 के अनुसार संपूर्ण भारत पर लागू भी है। साथियों आप सभी को पता है कि सीआरपीसी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाने की वजह से पूरे संपूर्ण भारत पे अब क्या हो गया, लागू हो गया। और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की हम बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 को ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और इस एक्ट के पारित होने से पूरा हमारा आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये सभी कहाँ पे भी लागू हो गया, J&K पे भी लागू हो गया, मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया। आगे देखिए, किंतु इस धारा के परंतु के अनुसार इस संहिता के अध्याय 8, 10 तथा 11 को छोड़कर बाकी उपबंध नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में भी लागू होता है और नागालैंड राज्य इसे केवल अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक उपरांतरित रूप लागू कर सकता है। इस रूप में मूल संहिता में संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। कहाँ की बात कर रहा है कि इस मूल संहिता में सिर्फ और सिर्फ अगर संशोधन किसी को करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही पावर होता है कि संसद ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कह रहा है यहाँ पे रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, रीजन दे रहा है और एक असर्शन दे रहा है। उसी रीजन को और असर्शन को हमको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब साथियों एग्जाम में ट्रेंड बदल रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर हमको ज़्यादा विशेष फोकस देना है। और ये उत्तरांचल सीजे 2002 का, जिसको हम लोग उत्तराखंड जुडिशरी कहते हैं, उसमें ये पूछा गया है। दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है, कथन कर रहा है, कारण कर रहा है। कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, ये ए वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी, मीन्स की सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या भी कर रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराध को रोकने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को अपराधियों को गिरफ्तार करने की कुछ विशेष परिस्थितियों में शक्ति दी गई है। कहाँ पर दी गई है, प्राइवेट व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष शक्ति दी गई है। जब आप सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 डील करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेक्शन नंबर 43 है और सेक्शन नंबर 44 है। सेक्शन नंबर 43 में आप लोगों को बताया गया है कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है और वहीं पर सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत बताया गया है कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा भी किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को क्या किया जा सकता है साथियों, अरेस्ट किया जा सकता है। और आपको ये देखने के लिए कहाँ मिलेगा, जब आप सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाएंगे, अरेस्ट चैप्टर में जाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे देखने के लिए मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है। तो कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण इसको किया गया है, मीन्स की अलग अलग रखा गया है। यही इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता के अंतर्गत आता है। और आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि बिहार में भी पूछा है, राजस्थान में भी, यूपी एपीओ में भी और राजस्थान जेलों में भी ये क्वेश्चन पूछ करके रखा गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए कि कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान
1898 के स्थान पर विधि आयोग की अनेक सिफारिश को स्वीकार करते हुए लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई। इस संहिता के अंतर्गत दंड न्यायालयों की नवीन रचना, कार्यपालिका से न्यायिक पालिका का पृथक्करण के सिद्धांत पर इसको क्या किया गया, इसको आधारित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में जमानती अपराध कौन से हैं। अब किसको कहा जाता है कि जमानती अपराध होता है, तो साथियों आप सभी को पता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जमानती अपराध कहते हैं। कहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा, तो प्रथम शेड्यूल में, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि शेड्यूल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत होता है जो कि प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। कहां पर दिखाया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में। हमारे पास 2 शेड्यूल है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल हमारे लिए एकदम रेलिवेंट है, वहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको बताया भी था SOPCBT करके, ये एक आपका शॉर्टकट है और इसी शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। सेक्शन, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्राइबल बाय विच कोर्ट। आप देख सकते हैं मैं बार बार आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बताया गया है, और जमानती अपराध से कोई अन्य अपराध भी अभिप्रेत होता है, जो हमको कहां देखने के लिए मिलता है, हमको देखने के लिए मिलता है धारा 2 क के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जमानती अपराध से तात्पर्य है। अब क्या होता है जमानती अपराध से तात्पर्य, किसको कहते हैं जमानती अपराध। देखिए साथियों, यहां पे कह रहा है कि जमानती अपराध से क्या तात्पर्य होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, आप सभी को पता है कि सी इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। देखिए सी मार्क किया जाएगा, लेकिन क्या क्या कर रहा है, ऐसे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानत के रूप में दिखाए गए हों, और सेकंड कह रहा है ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो, इसे क्या कहा जाएगा, इसे जमानती अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, किसको सही सुमेलित नहीं माना गया है। तो पुलिस रिपोर्ट 2R के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। जब संज्ञेय अपराध की बात करते हैं तो 2C के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। जब जमानती अपराध की बात करते हैं साथियों तो ये 2A में आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 ख लिखा है, यही आपका C वाला गलत है। और अन्वेषण की बात करते हैं जांच, तो 2H में आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं पुलिस रिपोर्ट 2R, संज्ञेय अपराध 2C, जमानती अपराध 2A, अन्वेषण 2H। ये एज यूजुअल आपको लर्न करना पड़ेगा और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी रेलिवेंट साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब किसको सुमेलित नहीं बनाया गया, अब देखिए आपको फंसाने का काम कर रहा है कि किसको सुमेलित नहीं बनाया गया, तो आप यहाँ से इसका आंसर C एंड D दिया है, C एंड D हो ही नहीं सकता। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप डील करिए। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखिए जांच कहाँ दिया है, तो धारा 2G के अंतर्गत आपको जांच दिया गया है। ठीक, असंज्ञेय अपराध की बात करते हैं तो 2L के अंतर्गत आपको असंज्ञेय अपराध देखने के लिए मिलता है। पुलिस रिपोर्ट देखते हैं तो 2R के अंतर्गत आपको पुलिस रिपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और लोक अभियोजक की हम बात करते हैं तो 2U में लोक अभियोजक के बारे में बात करता है। 2U कौन है आप, तो मैं लोक अभियोजक हूं। इस प्रकार से भी आप करके जिस तरह से याद हो सके उस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए बार बार नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आप सभी लोगों ने देखा कि पुलिस और थाना कहाँ 2 के अंतर्गत बिल्कुल नहीं डिफाइन किया गया। जांच 2 में किया गया है, न्यायिक कार्यवाही 2 में किया गया और प्लीडर 2 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे किसको सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको सही समझ में आएगा। परिवाद 2 के अंतर्गत कंप्लेनेंट को डिफाइन किया गया। पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2 के क्लॉज 2 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया। निर्णय की अंतर्वस्तु को धारा 354 के अंतर्गत डिफाइन किया गया और पीड़ित प्रतिकर स्कीम को धारा 357 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। जबकि धारा 357 न्यायालय द्वारा प्रतिकर देने के आदेश से संबंधित है। किसके बारे में, तो प्रतिकर देने के आदेश से इसको क्या किया गया, इसको रिलेटेड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, अजमानती अपराध से अभिप्रेत है। अजमानती अपराध क्या होता है, किसको हम लोग अजमानती अपराध कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या फॉल होता है, उन सभी चीजों को हम एनालिसिस करेंगे।
इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट मार्क किया जाएगा। वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं, उसको क्या माना जाता है? उसको अजमानती अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ए के अनुसार अजमानती अपराध से अभिप्रेत है, जमानती अपराध से कोई भिन्न अपराध के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जमानती व गैर जमानती अपराध की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? तो कहाँ दी गई है साथियों? तो आपके पास शेड्यूल 2 है और ये कहाँ पर दिया गया है? शेड्यूल 1 के अंतर्गत आपको डिफाइन किया गया। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। जमानती व गैर जमानती अपराध की परिभाषा संहिता की धारा 2 सब क्लॉज क में दी गई है तथा इस अपराधों की सूची अनुसूची 1 में दी गई है, जबकि अनुसूची 2 में विभिन्न प्रारूप जैसे समन वारंट, कुर्की प्रतिवादी, बंधन पत्र, इन सभी के फॉर्म्स के बारे में आपको शेड्यूल नंबर 2 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करती है साथियों? तो आरोपी को वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। सबसे बड़ी पावर उनके पास ये होता है कि संज्ञेय अपराध जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस अधिकारी आपको क्या कर सकता है? आपको अरेस्ट कर सकता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 क के खंड ग के अनुसार संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है? तो कहां पर दी गई है? 2C के अंतर्गत आपको ये परिभाषा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित है? किस धारा के अंतर्गत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया? तो धारा 2C के अंतर्गत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है और ये झारखंड एपीपी का ये क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्ति होगी। अब पुलिस को किस प्रकार की शक्ति होगी? संज्ञेय अपराध, यहाँ पर देख लीजिए, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहाँ बताया गया है। तो आपके सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत बताया गया है। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास टोटल 26 सेक्शंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 154 से लेकर के सेक्शन नंबर 176 के अंतर्गत आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस देखने के लिए मिलता है। साथियों, जब आप यहां पर जाते हैं तो आपको तमाम सेक्शंस ऐसे मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट साबित होता है और आप लोगों का अगर पॉजिटिवली रिकमेंडेशन आता है अगर कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 12 से पूरा जो सेक्शन नंबर 154 से लेकर के सेक्शन नंबर 176 तक एक एक सेक्शंस को मैं और एक एक केस लॉ के साथ मैं आपके साथ डील करना चाहता हूं। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो आप हमें डेफिनेटली बताइए, मैं उसको डील करूंगा। और साथ साथ चैप्टर नंबर 5 सीआरपीसी का, जहां से सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं अरेस्ट चैप्टर से, ये भी आपके लिए मैं डील करना चाहता हूं। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो वैसा मैं डील करूंगा। आगे देखिए, इसमें कह रहा है बिना वारंट गिरफ्तार सहित अन्वेषण के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए शक्ति प्राप्त हो जाती है। और आप देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन का वेटेज कहाँ कहाँ पे है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन को भी डील कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 ग के अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। धारा 156 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति यहाँ पे क्या होती है? शक्ति भाई साहब को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? तो पुलिस अधिकारी को यहाँ पे शक्ति प्राप्त होती है कि बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के भी वो क्या कर सकता है? अन्वेषण अपना स्टार्ट कर सकता है। गिरफ्तार सहित अपराध के अन्वेषण की शक्ति धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिसने
हत्या की है, पकड़ लेता है ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफेंस नहीं किया गया है, ए के द्वारा अपनी ड्यूटी को पूरा किया गया है। आगे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। धारा 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध एवं ऐसे मामले से है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। हत्या करने का संज्ञेय अपराध है, अतः ए से जेड को गिरफ्तार कर लेता है तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया, अतः विकल्प डी ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब साथियों देखिए परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है परिवाद, कंप्लेन की बारे में बात कर रहे हैं। किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग परिवाद कहते हैं। और आप यहाँ पे मेंशन भी है कि ये बिहार सीजे 2009 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। एक्सप्लेनेशन को देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। किसके अंतर्गत, तो साथियों अन्वेषण के अंतर्गत, किसी भी परिवाद के अंतर्गत किसी भी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है किसी अपराध की कारित होने के अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित हो, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को डील करेंगे। धारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है साथियों, तो परिवाद, कंप्लेनेंट को यहाँ पे परिभाषित करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 परिवाद को परिभाषित करता है। इसके अनुसार परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट से किया गया वह अभिकथन अभिप्रेत है जो कि किसी व्यक्ति ने चाहे वो अज्ञात हो अथवा अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होता है। किसके अंतर्गत, तो परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जा सकता है, और यही आपको फंसाने का सबसे मेन क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञेय अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C द्वारा प्रकट की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो परिभाषा में इसके अनुसार लागू नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी मार्क किया जाएगा। ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध हो, इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध हो के संबंध में संज्ञेय अपराध की परिभाषा लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा अपराध असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत उसको माना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है, कहाँ पे विचारणीय है साथियों, तो इन सभी मामलों में विचारणीय है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा विचारणीय है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में विहंगम अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी भी न्यायालय के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 31 नंबर वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से संबंधित है, किस प्रकार के ये अपराध से संबंधित होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं ए और बी दोनों इसका संबंध है, केवल संज्ञेय अपराध से, केवल असंज्ञेय अपराध से, इन दोनों के बारे में यहाँ पे डील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 वाला देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, कैसे जांच की जाती है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जांच किया जाता है, और आप क्वेश्चन का वेटेज भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जांच इंक्वायरी से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। धारा 2(6) अतः स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। विचारण ट्रायल शब्द संहिता की धारा 2(6) में प्रयोग में किया जाता है, किंतु इसे पृथक परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी आपराधिक अभियोग को सिद्ध या असिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया विचारण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, तो इसको सभी प्रक्रिया को हम लोग विचारण के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की गलत उत्तर बताइए। यहाँ पे निगेटिव में पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि गलत उत्तर बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन की बात कर रहा है, और इसका करेक्ट आंसर बी वाला मार्क किया जाएगा। जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है। कब की जाती है, जब जांच आरोप को विरचित कर लिया जाता है उसके बाद से की जाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड
6 के अनुसार जांच न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। चूंकि जांच का उद्देश्य यह पता करना होता है कि अभियुक्त के खिलाफ मामला बनता है कि नहीं, इसलिए यह आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है। इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू फाइंड आउट अ प्राइमा फेसी केसेस को फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इंक्वायरी कंडक्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा? बाय द मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? किस प्रक्रिया को हम लोग न्यायिक प्रक्रिया मानते हैं? तो जांच एवं जो विचारण होता है इसको हम लोग न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत डील करते हैं। एक्सप्लेनेशन को आप डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड 6 के अनुसार जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जावे। सेकंड कह रहा है इसमें विचारण को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया, किंतु सामान्य रूप से न्यायालय में अपराध को सिद्ध असिद्ध करने की पूरी प्रक्रिया को विचारण कहा जाता है, जो पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही होता है। अतः स्पष्ट है कि जांच एवं विचारण न्यायिक प्रक्रिया है। आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो जांच और विचारण होता है ये क्या होता है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत ये फॉल करता है और इसी को हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H परिभाषित करता है। क्या चीज परिभाषित करता है? तो ये अन्वेषण को यहाँ पे परिभाषित करता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में आरोप धारा 2B में और जांच 2G के अंतर्गत अपराध धारा 2N में परिभाषित किया गया है। तो जो जहां पे परिभाषित किया गया, जैसे किया गया उस चीजों को आप लोगों ने यहां पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर वाले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सुमेलित हैं? अब यहाँ पे किसको सही सुमेलित किया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा 3 और 4 को सही सुमेलित किया गया, मीन्स की थर्ड को और फोर्थ को सही सुमेलित किया गया। यह साधारणतः आपराधिक मामले का दूसरा चरण होता है। कौन सा? जांच। यह न्यायिक कार्यवाही नहीं है, अन्वेषण। इन दोनों चीजों को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। संयोजन 3 व 4 सही सुमेलित है, जबकि जांच का कार्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है तथा अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। अतः संयोजन 1 व 2 सही सुमेलित यहाँ पे नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किस कथन को यहाँ पे सत्य माना गया है? तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, मीन्स की 1, 2 एंड 4 यहाँ पे सही माना गया है। 1, 2 एंड 4 यहाँ पे सही माना गया। अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ज के अनुसार अन्वेषण एक ऐसी कार्यवाही है जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर की जाती है। ऐसी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं होती। इस प्रकार की जो भी कार्यवाही होती है इसको हम लोग न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और बिहार सीजे 2009 का ये फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ज के अनुसार अन्वेषण में वे सब कार्यवाहियां हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया हो। इसको क्या कहा जाएगा? इसी को अन्वेषण कहना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा कि अन्वेषण का क्या उद्देश्य होता है? अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना ही अन्वेषण का उद्देश्य होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ज के अनुसार अन्वेषण की कार्यवाही साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? तो जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य का मामला यहाँ पे त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित मामला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर वाले में, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित करती है? तो कौन सी करती है? तो धारा 2I के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लेनेशन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2I में न्यायिक प्रक्रिया पद को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार न्यायिक कार्यवाही के अधीन कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। शपथ का मतलब क्या होता है? एफिडेविट होता है और एफिडेविट पे ही उसके साक्ष्य को लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं।
असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां पर क्या कह रहा है, बी वाला करेक्ट आंसर होगा, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसके लिए असंज्ञेय मामला से अभिप्रेत है ऐसा मामला जिसने पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में असंज्ञेय अपराध तथा असंज्ञेय मामले के बारे में तात्पर्य के बारे में बात कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राधिकृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो 2N में यहां पर देखने के लिए मिलता है और सेक्शन नंबर 40 में आपको IPC में देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N अपराध शब्द को परिभाषित करती है जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की प्रकृति है, कैसी होती है, तो जमानती और सामान्य प्रकार की होती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानती और सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समन मामले का अर्थ है, समन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है उसको हम लोग समन मामले के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत होता है जो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध होता है, किस मामले से, तो वारंट मामले से संबंधित होता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास। आहत को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो साथियों 2WA के अंतर्गत परिभाषित किया गया। किसको, जो आहत होता है जिसको हम लोग विक्टिम कहते हैं। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2WA के अनुसार पीड़ित व्यक्ति आहत व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हो जो किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, और पद पीड़ित में उसका या उसकी संरक्षक या विधिक उत्तराधिकार सम्मिलित है। इस परिभाषा को दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 2 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। 31/12/2009 से इसको क्या माना गया, प्रभावित माना गया। किसको, सेक्शन नंबर 2WA को, जिसमें हम लोग विक्टिम को शामिल करते हैं। साथियों, इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, जितना क्वेश्चन हो सकता था। 50 क्वेश्चन का एक सेट मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर साथियों इस पे आप लोगों का पॉजिटिवली रिस्पांस आता है तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, और इससे रिलेटेड CRPC से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बिहार जुडिशरी के लिए रेलिवेंट होंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डेली बाय डेली मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा। साथ साथ सिर्फ CRPC नहीं, CPC के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, साथ साथ TPA के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। माइनर लॉ का मैंने 1 लाइनर और प्लस MCQ दोनों करा ही रहा हूँ। जो जैसा आपका रिकमेंडेशन आएगा उसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैं वर्क करने वाला हूं। साथियों, अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं बिहार जुडिशरी से रिलेटेड, UP PCSJ मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल से मिलेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।